हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम लोग बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो में समझने वाले हैं, राइट। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर की। व्हाट इज मैटर, हाउ कैन वी डिफाइन मैटर। तो अगर हम कोई भी एक क्यूब ले लेते हैं बच्चों, सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है और ये तो क्यूब हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज मैटर। और व्हाट इज मैटर, एनी सब्सटेंस दैट हैज मास which occupies certain volume and can be perceived by our senses, that is known as matter। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जो कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो और जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज को आप क्या बोलते हैं, मैटर। क्या ये पॉइंट समझ में आया। अगर मैटर की बात करते हैं बच्चों, तो मैटर बना हुआ है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से, जिनको कहा गया है एटम्स। और ये जो कंसेप्ट था एटम्स का, इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। जॉन डाल्टन ने कहा था कि अगर कोई मैटर है, उसको आप छोटे और छोटे पार्टिकल्स में या पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाएंगे, तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल बचा, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसी को कहा गया एटम, है ना। तो एटम जो है, इट इज इनडिविजिबल सब्सटेंस और इनडिविजिबल पार्टिकल। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था जॉन डाल्टन ने। लेकिन आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कि आप एटम को भी फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी कि सबसे पहले एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम ही वो स्पीशी है which takes part in a chemical reaction and whenever they combine in a fixed whole number ratio। ठीक है, जो एटम होते हैं उनको आप ना ही डिवाइड कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एटम ही है ऐसे स्पीशीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, इनका रेशियो हमेशा होल नंबर में होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया। जॉन डाल्टन ने यह भी कहा कि एटम्स में और मे नॉट बी स्टेबल। इसका क्या मतलब हुआ, और आखिर एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब होता है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करना, ऑक्टेट रूल फॉलो करना, या वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। ठीक है, नो डाउट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें 2 ही सफिशिएंट है, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया। तो इन सब में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से ही वो स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए होता है, राइट। एग्जाम्पल से जरा हम लोग समझते हैं, और जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अभी क्या होता है एटॉमिक नंबर, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभी वो भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए, क्या ये स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये स्टेबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टेबल का मतलब क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। क्या होता है एटॉमिक नंबर, अभी थोड़ी देर में बताते हैं। और इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 287, ठीक है। तो क्या ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 8 तो है नहीं, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 है। तो ना ही सोडियम स्टेबल है, ना ही क्लोरीन स्टेबल है। तो आखिर इन दोनों को स्टेबल कैसे किया जा सकता है। सिंपल भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन उठाते हैं और इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उठा के इधर से इधर दे दीजिए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो होगा क्या, जरा देखिए। ये सोडियम है, ये 11 ही है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। ये क्लोरीन है, ये 17 है, और ये हो जाएगा 288। अब दोनों स्टेबल हो गए, राइट।
लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये सोडियम और खाली क्लोरीन ही नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा ये भी समझिए। जब भी हम एटम की बात करते हैं बच्चों, तो एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। चलिए एक एटम की जरा बात करते हैं, फिर वापस इधर आएंगे। तो मान लीजिए एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों ओर होती हैं शेल्स या ऑर्बिट्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये है न्यूक्लियस, और इन सबको आप क्या बोलते हैं? इन सबको आप क्या बोलेंगे? इन सबको बोलेंगे आप शेल्स। चाहे ये हो गया, ये हो गया, अरे क्या एरो बन गया, ठीक है यहां लिख देता हूं शेल्स। ठीक है, शेल्स या ऑर्बिट्स, राइट। और इन सबके नाम भी होते हैं, जैसे इसका नाम हो गया के, इसका नाम हो गया एल, इसका नाम हो गया एम, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो ये शेल्स है। न्यूक्लियस की बात करते हैं बच्चों, तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर होता है जीरो चार्ज। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होता है यहां पर कितना चार्ज होता है? ये होता है निगेटिवली चार्ज। तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये दोनों प्रेजेंट किस में होंगे? ये दोनों प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? ये उसके बाहर जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, तो आप देखो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो न्यूक्लियस किस चार्ज का होगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? निगेटिवली चार्ज, जो कि बाहर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट रहेंगे, तो निगेटिव चार्ज। तो एटम के केस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही निगेटिव चार्ज। तो दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे? नलीफाई कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात की थी, देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो जो प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की हम लोग अगर बात करते हैं, एटॉमिक नंबर, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय जेड। ठीक, अगर यहीं पर हम मास नंबर की बात करते हैं बच्चों, मास नंबर। अब ये मास नंबर क्या है? कुछ नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो निग्लेजिबल है, बिल्कुल उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मास नंबर होगा, मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जो न्यूक्लियस का मास होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मास नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, तो किसी भी एटम को अगर रिप्रेजेंट करना हो, अगर हम सोडियम की बात करते हैं बच्चों, तो ये सोडियम हो जाएगा, ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये मास नंबर मतलब कि आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहीं पर एक छोटा सा सवाल है, अगर आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता हो तो क्या आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई? ये सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, ये खाली प्रोटॉन है, तो अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो क्या करोगे? ए माइनस जेड, है कि नहीं? सिंपल बात है। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? अब यहीं पर एक दूसरा सवाल आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं एक एटम में, तो आप इसी को क्यों ही एटॉमिक नंबर मानते हैं? इलेक्ट्रॉन को भी तो मान सकते हैं, है ना? ये सोचने वाली बात है, लेकिन इसका आंसर यहीं सामने है। देखिए भाई, ठीक है, सोडियम की बात करते हैं, यहां पर 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है,
यहां पर 17 प्रोटॉन थे, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां भाग जा रहा है ना, और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा रिलायबल नहीं है, वो कहीं भी इधर उधर फुदकते रह सकते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा विश्वास किस पर कर सकते हैं? प्रोटॉन पर। वो कभी भी एटम का साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक। अब दूसरी बात आई कि जब यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे तभी तो ओवरऑल एटम ये न्यूट्रल था। लेकिन क्या जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन है 10। ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो इस पर क्या चार्ज आएगा? भाई देखिए 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक प्रोटॉन बच गया जो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है। तो प्रोटॉन चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो इसी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। इन द सेम वे जब क्लोरीन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रलाइज हो गए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसको कोई न्यूट्रलाइज करने वाला नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ये निगेटिवली चार्ज। ठीक है। तो देखिए डिफरेंस समझ में आया। ये एटम था जिस पर कि कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इन पर चार्ज है। तो ऐसी चार्ज स्पीशीज को आप क्या बोलते हैं? ऐसी चार्ज स्पीशीज को आप क्या बोलते हैं? आयन। एनी चार्ज स्पीशीज इज नोन एज आयन। और आपको दिख ही रहा है कि आयन दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिवली चार्ज आयन या निगेटिवली चार्ज आयन। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। और अगर निगेटिवली चार्ज है तो इसको आप क्या बोलोगे? एनायन। याद करने का सिंपल तरीका क्या? सिंपल तरीका, कटा हुआ आयन इज व्हाट? कैटायन। कटा हुआ आयन इज व्हाट? कैटायन। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब कैटायन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन क्या होगा? निगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? अब क्योंकि हम लोग आयंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। आप बच्चों देखिए ध्यान से, अगर हम Na+ और Cl- की बात करते हैं तो आपको ये तो पता है ना बच्चों कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इनके इस बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड। जैसे आप लोगों ने सुना ना जेम्स बॉन्ड, वैसे ये आयनिक बॉन्ड है, या इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ये बना किसकी वजह से है? बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर में दोनों चीजें हैं, एक डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। आयनिक बॉन्ड नाम से दिख ही रहा है क्योंकि ये दोनों आयंस हैं, इसीलिए आयनिक बॉन्ड हो गया, या दूसरा नाम हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता कब है? बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि आप हमने 2 लिखा, 8 लिखा, 1 लिखा, आखिर ये क्यों लिखा है ना? इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी जब एटम होता है तो वहां पर ये ऑर्बिट्स हैं या जो शेल्स है, और हर शेल जो है एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है। और जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इन दीज शेल्स या इन दीज ऑर्बिट्स, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो पहले जरा देखते हैं कि हर शेल में हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। ठीक है। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2.1 स्क्वायर मतलब कि 2। तो फर्स्ट शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन द सेम वे अगर सेकेंड शेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। थर्ड शेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। फोर्थ शेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 एंड सो ऑन, है ना? तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8, थर्ड शेल में 18 एंड फोर्थ शेल में 32 एंड सो ऑन। तो हमारे पास मान लीजिए
11 प्रोटॉन थे सोडियम के, तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिट्स में भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, तो हमने फर्स्ट शेल में 2 रख दिया। कितने बच गए? 11 में से 2 कम हुए, 9 बच गए। सेकेंड शेल में हम मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं, हमने 8 यहां रख दिया। ठीक है, कितना बच गया? 1 और बच गया, तो 1 बच गया, तो 1 हमने इधर रख दिया, तभी इसको आपने लिखा 281। 281, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ सोडियम। इन द सेम वे अगर 17 की बात करते हैं, तो भाई देखिए मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 8, ये तो कॉमन ही रहेगा। 8 2 10 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17, बच कितने गए? 7, तो 7 लास्ट वाले में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 287। तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं कि जो ये आयनिक बॉन्ड है, इसमें आप देखिए कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच में और कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, राइट बच्चों? आपको ये चीज तो पता ही है कि जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या हो गए? मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, देखिए सबको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, तो अगर आप यही देखिए 281 था, तो मान लीजिए इसके पास 2 ऑप्शन थे स्टेबल होने के लिए, या तो 1 डोनेट कर दे या 7 एक्सेप्ट कर ले। तो भाई सब लोग आसान काम चाहते हैं, 7 लोगों से 1-1 इलेक्ट्रॉन मांगने से बेहतर था भैया 1 इलेक्ट्रॉन दे ही दो किसी को, है ना। इन द सेम वे क्लोरीन के पास भी 2 ऑप्शन थे, या तो 1 ले ले या 7 डोनेट करे। तो कहां 7 लोगों को वो ढूंढता फिरेगा, इससे बेहतर है 1 एक्सेप्ट कर लो। तो जो आसान होता है वही काम किया जाता है। तो अगर आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 है, तो इनको डोनेट करना आसान होगा, इनको डोनेट करना आसान होगा। तो मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो इनके आउटर मोस्ट में होते हैं 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। अभी और भी है जो मैं बता रहा हूं भाई, 5, 6, 7 है, तो देखिए इनको 8 पूरा करने के लिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वह यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक्सेप्ट करना ज्यादा इनके लिए आसान होता है। तो ये मेटल्स क्या करते हैं? डोनेट, और ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, नॉन मेटल में 2 और भी हैं जिसके आउटर मोस्ट में 4 और जिनके आउटर मोस्ट में 8 होते हैं। तो जिनके आउटर मोस्ट में 8 हैं, क्या वो किसी से लेन देन करेंगे इलेक्ट्रॉन का? नहीं भाई, वो तो पहले से ही स्टेबल है, क्यों लेन देन करेंगे? तो जिनके आउटर मोस्ट में 8 है, उनको आप क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आप नोबल गैसेस, नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? जिनके आउटर मोस्ट में 4 है, तो देखिए ये जस्ट 50-50 केस है, 8 का आधा 4, ना पूरा दे सकते हैं ना पूरा ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अब सवाल आता है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या है? आप मान लिए आप है और आपका एक कोई दोस्त है, ठीक है, दोस्त के पास ग्रीन कलर का पेन है और आपके पास पिंक कलर का पेन है, आप प्रोजेक्ट वर्क कोई बना रहे हैं। भाई जब आपको जरूरत होगी तो आप ग्रीन कलर अपने दोस्त से मांग लीजिए, जब उसको जरूरत होगी तो पिंक कलर का जो स्केच पेन है वो आपसे मांग लेगा। तो ऐसे दोनों का काम चल रहा है ना। तो इस तरीके के जो शेयरिंग होती है जिसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसी शेयरिंग को आप क्या बोलते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, तो यहां पर जिनके आउटर मोस्ट में 4 होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो जिनके आउटर मोस्ट में 4 हो गए वो मोस्टली क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिनमें 4 होते हैं सिर्फ वही कोवैलेंट बनाते हैं, नहीं। कोवैलेंट जितने नॉन मेटल्स है वो सब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं।
नॉन मेटल अगर कंबाइन करेंगे तो वो कोवेलेंट बनाएंगे, मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन करेंगे तब वो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया बच्चों 2,4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में होते आते हैं हमारे पास मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और आपको अभी मैंने बताया हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैक्सिमम 2 चाहिए, ठीक। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ लेता है कि भाई चलो जब हमको जरूरत पड़ेगी हम आपका इलेक्ट्रॉन भी अपने में जोड़ लेंगे, इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने भी वही काम किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का काम तो चल गया कि भाई जब जरूरत पड़ी कार्बन का अपने में गिन ले रहे हैं। इन द सेम वे जब कार्बन को जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, वो सारे हाइड्रोजनों के बॉन्ड भी अपने में क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? तो 4 खुद के थे, 5 6 7 8, तो टोटल 8 कार्बन के भी हो गए। इसी का सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बना कैसे है, ये बना है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहीं पर थोड़ी बातें और करते हैं। एक टर्म है वैलेंसी, वैलेंसी, ठीक है। आखिर वैलेंसी का क्या मतलब है, वैलेंसी का क्या मतलब है? आप बुक्स में डेफिनेशन देखेंगे तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यही तो होता है वैलेंसी। तो बच्चों वैलेंसी आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा, उसकी सिंपल डेफिनेशन है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि केमिकल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर हम और इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें तो आप देखिए ध्यान से बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड और म्यूचुअली शेयर्ड इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और म्यूचुअली शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं ताकि थोड़ा एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन मिले। देखिए आपके सामने एटम भी बना हुआ है, आपके सामने आयन भी बना हुआ है। तो अगर हम आपसे सिंपल सवाल पूछते हैं बच्चों कि कैटायन और सोडियम एटम, मतलब सोडियम आयन और सोडियम एटम, इन दोनों में साइज में बड़ा कौन है? इन दोनों में साइज में बड़ा कौन है, एटॉमिक साइज में बड़ा कौन है? देखिए सिंपल देखिए, अगर आप यहां पर बात करते हैं तो यहां पर कितनी शेल्स हैं बच्चों? 3 शेल्स हैं, 1 2 3। आयन की बात करते हैं तो यहां पर कितनी शेल्स हैं? सिर्फ 2 ही शेल है। इसका क्या मतलब हुआ? जो एटम है, सोडियम एटम है, सोडियम आयन से बड़ा होगा। कहने का मतलब जो पेरेंट एटम है, ठीक है, जो सोडियम है दैट इज ग्रेटर इन साइज देन सोडियम आयन। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहां पर 3 शेल्स हैं, यहां पर सिर्फ 2 ही शेल है, ठीक। वहीं अगर हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्लोरीन एटम और क्लोरीन आयन में कौन बड़ा है, तो देखिए यहां पर कितनी शेल्स? 1 2 3। यहां पर कितनी शेल्स? 1 2 3। शेल तो बराबर है, फिर तो क्लोरीन आयन बड़ा होगा। रीजन बीइंग कि यहां पर जो शेल है बच्चों, वहां पर देखिए आप सिंपल समझिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी उन इलेक्ट्रॉन्स में धक्का मुक्की कम है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो क्या होगा? थोड़ी जगह तो बढ़ानी पड़ेगी ना, सिंपल थोड़ी जगह बढ़ानी पड़ेगी, इसीलिए जो साइज है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है। तो कहने का मतलब हो गया Cl माइनस क्लोरीन आयन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। कहने का मतलब यह है कैटायन अपने पेरेंट से छोटा होगा, एनायन अपने पेरेंट से बड़ा होगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको कुछ कुछ टर्म्स जैसे मेटल की बात हो गई, एटम की बात हो गई, व्हाई डू एटम कंबाइन इसकी बात हो गई, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंसी, म्यूचुअल शेयरिंग, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना, ठीक है।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।